नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन है। 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद से इन्होंने ऑफिस को संभाल लिया था। नाउ इनकी नीतियों के बारे में कई सारी बातचीत हुई है, कई सारी चीज़ें हुई हैं। किस तरीके से ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वापस आना चाहते हैं, किस तरीके से ये और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रंप के प्रशासन के अंदर चल रही थी, उनको रिवर्स करना चाहते हैं। हमने कई सारी वीडियोस आपके लिए पेश भी की हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज़ बाइडन की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होने वाली है। एंड उसमें भी हम विशेष रूप से बात करेंगे बाइडन की एशिया पॉलिसी के बारे में कि असल में एशिया को लेके बाइडन की नीति किस प्रकार होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में हमने एक थोड़ा सा अच्छा मौका इसको माना है कि हम यहाँ पे जो यूएसए की पॉलिसीज़ हैं, एवर सिंस ओबामा के बाद, उसके बाद ट्रंप एंड ट्रंप के बाद उसके बाद बाइडन, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि इतिहास से किस तरीके से ओबामा के टाइम पे एशिया की पॉलिसी डिफाइन हुई, किस तरीके से वो इमर्ज हुई, उसके बाद उनके 8 साल के पूरे कार्यकाल में किस तरीके से वो पॉलिसी इवॉल्व हुई, एंड देन किस तरीके से ये पूरी की पूरी पॉलिसी ट्रंप के प्रशासन में पलटी गई, एंड नाउ वंस अगेन बाइडन उस पॉलिसी का क्या करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव कोर्स, जिसमें कि हम पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस कोर्स का नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज पैटर्न में डिस्कस किया है। सो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले देखिए, इट वॉज एक्चुअली अंडर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी, जो यूएस की रणनीति थी, वो कंप्लीटली चेंज हुई एंड दे हैड शिफ्टेड अ लॉट ऑफ देयर फोकस टुवर्ड्स द एशिया पैसिफिक। और इस पॉलिसी को इन्होंने नाम दिया था पिवट टू एशिया। इनफैक्ट बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर थी उनके पहले कार्यकाल में, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिसेस हिलरी क्लिंटन, इन्होंने इस पॉलिसी को नाम दिया था पिवट टू एशिया पॉलिसी। और 2011 की बात है। देखिए, बराक ओबामा ऑफिस में कब आए? 2009 में आए। 2009 से लेकर 2016 तक ये ऑफिस में रहे। 2009 के बाद इन्होंने 2 साल के अंदर अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, इन्होंने बेसिकली इस चीज़ की घोषणा की थी कि यूएसए मस्ट बी स्मार्ट एंड सिस्टमैटिक व्हेन इन्वेस्टिंग इट्स टाइम एंड रिसोर्सेज, कि हम जो विदेश नीति में अपना समय और अपने संसाधन का निवेश कर रहे हैं, उसको लेकर हमें बहुत ही स्मार्ट और सिस्टमैटिकली चलना चाहिए। ये इनका कहना था। और इसी से उत्पन्न हुई थी, इसी से पैदा हुई थी एशिया रीबैलेंस पॉलिसी। एशिया रीबैलेंस पॉलिसी क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये था तो एक तरीके से पिवट टू एशिया के ही तहत हुआ था, लेकिन ये बेसिकली अमेरिका में जो वर्ड यूज किया जा रहा था इसको लेके, इट वाज दी एशिया रीबैलेंस पॉलिसी। ओबामा की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इन्होंने ये कहा था कि हम एशिया रीबैलेंस पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं। और ये ओबामा ने अपनी एक स्पीच में कहा था, जो ये ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में दे रहे थे नवंबर 2011 में। इस टाइम पे इनके कार्यकाल को लगभग 3 साल हो चुके थे, ठीक है। और आपको मालूम है अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल का होता है। एंड जस्ट बिफोर द इलेक्शंस इन्होंने यहाँ पे ये घोषित कर दिया था कि हम यहाँ पे एशिया रीबैलेंस पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं। ये एशिया रीबैलेंस पॉलिसी आखिरकार है क्या, और ये समझनी हमारे लिए एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक तरीके से नींव बनाती है यूएसए की एशिया पॉलिसी को लेके। इसमें ओबामा ने ये घोषणा कर दी कि असल में यूएसए एक पैसिफिक नेशन है, और हम यहाँ पे, क्योंकि हम एक पैसिफिक नेशन है, तो हम अपना जो फॉरेन पॉलिसी का मेन फोकस है उसको मिडिल ईस्ट से हटा के एशिया पे लाना चाहते हैं। यानी कि अभी तक जो यूएसए बहुत अधिकतर रूप से मिडिल ईस्ट में उलझी हुई थी, अधिकतर रूप से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वाले केसेस में उलझी हुई थी, उससे हम निकलना चाहते हैं और हम अपने ध्यान को एशिया की तरफ लाना चाहते हैं। इस चीज़ की घोषणा ओबामा ने इस पर्टिकुलर स्पीच में करी थी, ठीक है। द न्यू अप्रोच वॉज एम्ड एट रीअसर्टिंग यूएस लीडरशिप इन द रीजन एंड मिलिट्री चेकिंग अ रैपिडली इमर्जिंग चाइना। इनका जो मेन कारण था वो क्या था कि हम यहाँ पे अपने आप को मिलिट्रली रूप पे, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि हम आर्मी के रूप पे अपने आप को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि कहीं चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से इमर्ज ना हो जाए इन द एशिया रीजन, सो दैट
हम सो दैट हम यानी कि यूएसए इस केस में अपना जो सुपर पावर का स्टेटस है उसको प्रिजर्व कर सके, उसको बचा सके। और इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर सामने आते हैं जिनका नाम है मिस्टर कैम्बल। इनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। कर्ट कैम्बल है इनका नाम, जो कि आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में। उस समय की बात है, 2011 की बात है। कर्ट कैम्बल ने ये कहा, और कर्ट कैम्बल ने ये कहा कि यूएस को अपनी जो नेवल डिप्लॉयमेंट है उसको अटलांटिक से शिफ्ट करके पैसिफिक में लेके जाना चाहिए। यानी कि अब हमें ज़्यादा फोकस अटलांटिक में नहीं देना चाहिए, हमें पैसिफिक पे फोकस देना चाहिए, जिसके चलते यूएसए ने अपने जो संबंध हैं उसको जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड इंडिया के साथ काफ़ी इंप्रूव करना शुरू कर दिया। और इसी के बाद जो ये हमने अभी स्पीच आपको बताई है, एशिया रीबैलेंस वाली स्पीच, इसी के बाद ओबामा की स्पीच आती है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे यूएसए फॉर्मली ये घोषित कर देता है कि अब हम प्रॉपरली उतर चुके हैं एशिया में और अब हम चाइना को टारगेट करेंगे, अब हम एक रैपिडली इमर्जिंग चाइना को के साथ खेलेंगे, ठीक है। और अब हम अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको भी बढ़ाने वाले हैं। अगर मिस्टर कर्ट कैम्बल की बात करें तो ही हैज़ बीन अ टॉप एक्सपर्ट ऑन एशिया एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज डेप्यूटी असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन पता है कब थे आपको? 2001 से पहले, 1993 से लेके 2001 में यहाँ पे बिल क्लिंटन जी पावर में थे। उस टाइम पे कर्ट कैम्बल बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे। ये डेमोक्रेट्स पार्टी को बिलोंग करते हैं। उस टाइम पर भी ये डिफेंस सेक्रेटरी फॉर एशिया एंड पैसिफिक का रोल निभा चुके हैं। उसके बाद जब ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन आई 2008 में, तो उसके बाद ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक अफेयर्स। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट ओबामा की एशिया रीबैलेंस पॉलिसी थी उसमें इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ कर्ट कैम्बल, और इनके रोल को हम आगे जाके दोबारा से मैं आपको याद करवाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इसके बाद क्या हुआ? हिलरी क्लिंटन ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स किया। उन्होंने फरवरी 2009 में इनफैक्ट हिलरी क्लिंटन बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए जिन्होंने एशिया को अपनी पहली ऑफिशियल ट्रिप पे रखा। नॉर्मली क्या करते हैं, जब यूएसए के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन के आते थे वो जाते थे यूरोप में या फिर वो जाते थे मिडल ईस्ट में, ठीक है। लेकिन हिलरी क्लिंटन कहाँ गई? वो सबसे पहले जाती हैं एशिया। सबसे पहली ऑफिशियल ट्रिप एशिया में होती है। एंड यहाँ पर ड्यूरिंग हर 4 years इन दैट रोल क्लिंटन ने कम से कम 60 बार एशियन कंट्रीज में विजिट किया, जो कि ये बताता है कि उनका इंटरेस्ट एशियन कंट्रीज को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, जो कि बताता है कि यूएसए की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का जो इंटरेस्ट है वो एशिया को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं 18 जुलाई 2009 की, हिलरी क्लिंटन इन मुंबई ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया। नॉट ओनली इंडिया, इन्होंने सभी तरह की कंट्रीज, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हुई, इंडोनेशिया हुआ, ठीक है, बांग्लादेश हुआ, हर तरह की कंट्री को विजिट किया। ऑलमोस्ट इन्होंने किसी तरह की कंट्री को नहीं छोड़ा, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि हमारा एशिया को लेके जो रोल है, हमारा एशिया को लेके जो स्टैंड है वो क्या है। हिलरी क्लिंटन के बारे में 2 बातें आपसे बताना चाहूँगा। शी वॉज द 67th यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम 2009 टू 2013। जो ओबामा का पहला टेन्योर था उस टाइम पे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, ठीक है। ये सेनेटर भी रह चुकी हैं फ्रॉम 2001 टू 2009 एंड शी हैज़ बीन द फर्स्ट लेडी फ्रॉम 93 टू 2001। बिल क्लिंटन की ये वाइफ हैं। शी हैज़ बीन द फर्स्ट लेडी फ्रॉम 93 टू 2001 एंड ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो द डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन इन 2016। आपको मालूम होगा ट्रंप के सामने जो डेमोक्रेट्स का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था वो असल में हिलरी क्लिंटन ही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो रीबैलेंस एशिया पॉलिसी जो ओबामा की सरकार ने फॉलो करनी शुरू करी उसका इनको बहुत फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? देखिए, जब एशिया रीबैलेंस पॉलिसी शुरू हुई ना, तो यूएसए और रशिया दोनों ने मिलकर के ये फैसला किया कि हम ईस्ट एशिया समिट का एक फॉर्मल मेंबर बनने वाले हैं। रशिया ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, क्योंकि रशिया को लगा अब हमें एशिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना है। तो यूएसए को लगा ठीक है, हम भी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो इन्होंने भी ईस्ट एशिया समिट में अपने आप को एनरोल करवा लिया। एंड ईस्ट एशिया समिट में जब एनरोल करवाया, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। म्यांमार, जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में चल रहा है बिकॉज वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, तो म्यांमार में जो उनके पहले म्यांमार का जो पहला, आपको बताना चाहूँगा 2012 में, इट वाज इन 2012 जब म्यांमार असल में सिविलियन रूल की तरफ शिफ्ट करी थी, उस टाइम पे बराक ओबामा बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने म्यांमार को विजिट किया इन 2012।
यूएस के कई सारे एक्स प्रेसिडेंट्स विजिट कर चुके थे, लेकिन कभी किसी सिटिंग प्रेसिडेंट ने विजिट नहीं किया। जिसके साथ अगेन ओबामा ने भी, अभी तक क्या था, कर्ट कैम्बल थे, उसके बाद हिलरी क्लिंटन थी, लेकिन इसके बाद ओबामा ने भी ये चीज़ को क्लियर कर दिया कि हमारा इंटरेस्ट साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो ये चीज़ समझ आ रही थी कि जो यूएस ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है उसका फ़ायदा यूएस को देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने ईस्ट एशिया समिट को ज्वाइन किया वगैरह वगैरह। नाउ यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि ओबामा का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। दूसरा कार्यकाल कब शुरू होता है? 2012 में शुरू होता है। इस टाइम पे ओबामा की पॉलिसी जो है वो थोड़ी शिफ्ट कर गई, ओबामा की सरकार की पॉलिसी शिफ्ट कर गई टुवर्ड्स मिडल ईस्ट एंड यूरोप। और क्यों शिफ्ट कर गई? बिकॉज जॉन कैरी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनकर आ गए, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस कर दिया हिलरी क्लिंटन को, और जो कर्ट कैम्बल थे वो रिटायर कर गए। जैसे ही जॉन कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनकर आए, इन्होंने अपनी सबसे पहली विजिट को रखा यूरोप में। क्यों? उस टाइम पे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको लेके दुनिया भर में चिंताएं बढ़ चुकी थी, तो यूएसए को लगा कि हमें जाके ईरान को रोकना होगा। साथ ही में जो सीरिया में सिविल वॉर थी वो भी अपनी चरम सीमा पे थी। उसके बाद जो रिफ्यूजीज आ रहे थे यूरोप में, आपको ध्यान होगा मेडिटरेनियन सी को क्रॉस करके जो अफ्रीका और वॉर टोन कंट्रीज, जिन भी कंट्रीज में गृह युद्ध चल रहा था वहां से निकल के लोग रिफ्यूजीज यूरोप में आ रहे थे, उसको लेके, इन इश्यूज को लेके जॉन कैरी ने कहा कि हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बनती है यूरोप एंड मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ एशिया। इसके बाद सडनली क्या हुआ कि यूएसए ने जो पिछले 3 साल में इन्होंने अपनी एशिया पॉलिसी को बनाया था वो सडनली कम होती हुई नजर आने लगी, ठीक है। ये थोड़ा सा सेटबैक था यूएसए के लिए एंड बराक ओबामा के लिए भी कि इन्होंने इस टाइम पे एशिया को इग्नोर किया। जॉन कैरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, आप देख सकते हैं फरवरी 2013 से लेके जनवरी 2017 तक ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बट करंटली ऑल्सो जॉन कैरी की सरकार में भी ही इज सर्विंग एज द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट, ठीक है। मूविंग फर्दर, वाइल शिफ्टिंग टूवर्ड्स मिडल ईस्ट एंड यूरोप, यूएस इग्नोर्ड चाइना। ये सबसे बड़ी गलती हुई 2012 के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सारा का सारा फोकस चला गया यूरोप में यूएसए का। उस टाइम पे चाइना ने सोचा कि हमारे लिए मौका अच्छा है, हमारे लिए अवसर अच्छा है कि हम जो अपनी पकड़ है साउथ चाइना सी में उसको बढ़ा देते हैं। और साउथ चाइना सी में उस टाइम पे चाइना ने कैप्चर करना शुरू कर दिए कई सारी जगहें, स्कारबोरो शोल, उसके बाद कई सारी रीफ्स हैं, कई सारे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर चाइना ने अपने क्लेम करने शुरू कर दिए। क्लेम उन्होंने ऐतिहासिक बताए, लेकिन असल में चाइना यहाँ पे बहुत बड़ी रणनीतिक गेम खेल रही थी, स्ट्रैटेजिक गेम खेल रही थी, जिसके चलते वो यूएसए को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ऑब्वियसली यूएसए यहाँ पे विफल रहा। वो विफल क्यों रहा? बिकॉज चाइना का जो उनकी नौसेना का इतना भारी बिल्डअप था साउथ चाइना सी में, उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट चाइना ने ना केवल इन चीज़ों के ऊपर दावा किया, बल्कि साथ ही में कई सारी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके बाद 4 साल निकल जाते हैं एंड देन आते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2016 में, ठीक है। और ट्रंप का स्टांस हम सभी को मालूम है। ट्रंप ने आते ही घोषित कर दिया था कि चाइना को हम लाइटली नहीं लेने वाले हैं, और उन्होंने सबसे पहले तो एक आर्थिक युद्ध शुरू हुआ, एक व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ट्रंप टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस टुवर्ड्स चाइना फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। 2016 से ही उन्होंने अपना स्टांस क्लियर रखा हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रेड वॉर है बिटवीन यूएसए एंड चाइना वो एक्सेलरेट होती गई। 2018 में टैरिफ्स इतने थे, उसके बाद अगस्त में टैरिफ्स इतने थे, सितंबर में टैरिफ्स इतने बढ़ गए, मई में टैरिफ्स और बढ़ गए, और कोविड-19 के टाइम पे तो आपको मालूम ही है कि टैरिफ्स कितने बढ़ चुके थे। बोथ यूएसए एंड चाइना थ्रेटेंड ईच अदर। एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था कि आप शुल्क लगाएंगे तो यूएसए बोलता था लीजिए हम भी शुल्क लगाएंगे, और जब भी जवाब में कोई शुल्क लगाता था तो दूसरी कंट्री बोलती थी कि हम इतने ज़्यादा शुल्क लगाने वाले हैं। तो बेसिकली इन्होंने इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं लगाई। ऑब्वियसली रिलेशंस खराब होते गए। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, जो पिछले 1 साल के अंदर अंदर हुआ, 2020 की बात कर रहा हूँ, जब कोविड-19 आया, उसके बाद तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यूएस कांग्रेस ने पहले बिल पास किया टू प्रेशराइज चाइना ओवर दी उइगुर राइट्स। जो चाइना का जिंगजियांग का इलाका है जहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं, उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उसको लेकर भी यूएस ने दखलंदाजी करी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे चाइना की निंदा करते हैं, चाइना के सपोर्ट में नहीं खड़े हुए हैं। उसके बाद जो हांगकांग को लेकर सिक्योरिटी बिल आया, यहाँ पर भी यूएसए ने सैंक्शंस पास किए कि इस तरीके का कानून हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, यूएसए ने कहा कि हम क्वाड बनाएंगे, और यूएसए ने यह भी कहा कि हम क्वाड को एक मिलिट्री फेस देना चाहते हैं। यानी कि क्वाड, हम चाहते हैं कि क्वाड एक ऐसा अलायंस बन जाए जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया मिलकर के चाइना के खिलाफ काम करें। और इस टाइम पे लकीली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ हम भी आपके साथ हैं।
राइट। तो ये सब चीज़ें कब हुई हैं? ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग हुई हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो भी आपको मालूम होगा, माइक पॉम्पियो। माइक पॉम्पियो भी तो पूरा एंटी चाइना थे। साथ में इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे मार्क एस्पर, वो भी एंटी चाइना थे। ट्रंप खुद भी एंटी चाइना थे। तो इस चीज़ का पूरा पॉलिसी बदलाव हो गया। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक पॉलिसी का सिस्टम ये था कि यूएसए ओबामा के अंडर ये कह रहे थे कि हम अपने आप को बेसिकली चाइना को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, हम एशिया रीबैलेंस स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के सामने क्या हुआ कि बिल्कुल क्लियरली यूएसए ने बोल दिया कि हम चाइना को लाइटली नहीं ले सकते हैं, हम इनको अटैक करेंगे। अटैक यानी कि हम इनको इकोनॉमिक रूप से या फिर फॉरेन पॉलिसी के रूप में स्ट्रैटेजिक रूप से अटैक करेंगे, ठीक है। कोई वॉर नहीं हुई इनके बीच में, लेकिन स्टैंस काफ़ी क्लियर था, राइट। ओवरऑल ट्रंप पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना क्या रही? एक हार्श स्टांस रहा। ट्रंप लीव्स बिहाइंड अ बैड चाइना पॉलिसी लेगेसी। आप देख सकते हैं जनवरी 18, 2021 का ये आर्टिकल है, और ये क्लियर था कि ट्रंप का प्रशासन चाइना के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपके नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन। सो जनवरी 20, 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण की एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट। इन्होंने, ये हैरानी वाली बात थी, इनकी जो इनॉग्रल स्पीच होती है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है इनॉग्रल स्पीच पे, स्पेशली जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का जो राष्ट्रपति है वो अपना भाषण देने वाला है, सबसे पहला भाषण देने वाला है, तो उनकी स्पीच को सभी लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विदेश नीति को अपनी स्पीच के अंत में मेंशन किया, जैसे कि इनके लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, राइट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोकस रहा इनका इनके अंदरूनी मामलों पे, डोमेस्टिक इश्यूज पे, जैसे कि रेसिज्म है, ठीक है, जो आपको मालूम होगा जब ये स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली थी उसके जस्ट 2 दिन पहले यूएसए में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेके, डेमोक्रेसी को लेके जो असमानता बढ़ती जा रही है गरीबों में और अमीरों के बीच में, इसको लेकर इन्होंने मेंशन किया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इनके एजेंडा पे नहीं थी, बहुत कम इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया, ठीक है ना। ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अगर हम जानते हैं तो एक चीज़ ट्रू ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका है, और अमेरिका ने अपनी हर बार इस नीति में इन्होंने क्लियरली बताया है, इन्होंने इस चीज़ को असर्ट किया है कि हम जो हैं वो महाशक्ति हैं, एंड दे हैव शोड एन एक्सेसिव टेस्ट फॉर इंटरवेंशन इन अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड द मिडल ईस्ट। शुरू से ही इनका ये रहा है। लेकिन जब जो बाइडन ने बिल्कुल भी बातचीत नहीं करी अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज एंड डिड नॉट मेंशन चाइना इन द एंटायर स्पीच, ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी, एंड दिस लेड टू मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द वर्ल्ड। लोगों को लगा कि ये क्या हुआ, हम तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि कोविड-19 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो बाइडन ने चाइना का एक बार भी जिक्र नहीं किया पूरे के पूरे भाषण में। तो लोग काफ़ी हताश रहे कि ऐसा क्यों हुआ। इसको समझिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसके ऊपर चाइना ने भी टिप्पणी करी। चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, जो कि उनकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही चलाया जाता है, सीसीपी ही इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को रन करती है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि बाइडन का जो विजन है इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी एज कम्पेयर टू ट्रंप। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि बाइडन ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा रैशनल हैं एज कम्पेयर टू ट्रंप, जिन्होंने कहा कि जो यूएस और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स थी वो असल में ट्रंप की वजह से थी। इनफैक्ट यहाँ पे इस आर्टिकल ने बहुत ही क्लियरली कहा कि ट्रंप की आदत थी कि जो भी यूएस के अंदरूनी दिक्कतें होती हैं उसका वो दारोमदार डालते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन बाइडन ऐसा नहीं करते हैं। इनफैक्ट इस आर्टिकल ने ये भी कहा, इफ़ बोथ द यूएस एंड चाइना फोकस ऑन डूइंग देयर ओन थिंग्स वेल एंड स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, द टू कंट्रीज विल मूव फॉरवर्ड बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग फाउंडेशंस। की अगर दोनों लोग अपने अपने काम पे फोकस करेंगे और आपसी लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे तो शायद दोनों कंट्रीज आगे मिलके काफ़ी अच्छी फाउंडेशन बना सकते हैं। दिस वॉज चाइनाज रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, जो बाइडन का आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया अपनी फॉरेन पॉलिसी की, अपनी स्पीच में फॉरेन पॉलिसी के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में बात भी नहीं करी। और इस चीज़ को लेकर चाइना ऑब्वियसली खुश था कि कुछ ना बात करना, यानी कि अच्छा ही सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ठीक है। इसके बाद टोनी ब्लिंकन, ये जो बाइडन की गवर्नमेंट में होने वाले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो बाइडन के नॉमिनी है फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने कहा कि ही वुड टेक अ टफ स्टांस ऑन चाइना, कि हमारा जो स्टैंड होगा चाइना पे वो काफ़ी टफ होगा, एंड इट इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जो बाइडन। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि इवन दो वो ट्रंप से कई सारे बातों पे उनकी सोच नहीं मिलती, लेकिन जो ट्रंप की टफर अप्रोच टुवर्ड्स चाइना थी वो राइट थी और हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर टोनी ब्लिंकन ने क्लियरली ये बोल दिया है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हमारा टफ स्टांस था अगेंस्ट चाइना उसको हम यहाँ पे चेंज नहीं करने वाले हैं। इनके बारे में दो बातें, ये अमेरिकन गवर्नमेंट में एक ऑफिशियल और डिप्लोमेट रह चुके हैं, एंड ही इज़ द
करंट यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके पहले ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी काम कर चुके हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान। आप देख सकते हैं 2013 से 15 तक ये डेप्यूटी NSA थे एंड 15 से 17 तक ये डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और अब इनको कंप्लीट रोल दे दिया गया है ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। मूविंग फर्दर, अब अगर आप देखिए, while the new US administration is seen as more rational than its predecessor, its tough stance on China is likely to continue. Even though आपको लगता होगा कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी पावर बाइडन के पास है, लेकिन केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास बहुत बड़ी से होती है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बोलते हैं वो ज़्यादा काउंट करता है इस केस में। तो इवन दो बाइडन ने कहा है कि हम शायद, उन्होंने चाइना का नाम भी नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमारा स्टैंड कंटिन्यू करने वाला है, मुझे लगता है कि उनका स्टैंड कंटिन्यू करने वाला है। दुनिया भी यही सोच रही है कि टफ स्टैंड ऑफ चाइना इज लाइकली टू कंटिन्यू, ठीक है। अब इस पूरी पिक्चर में समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑन US चाइना, इनको क्या लगता है? देखिए, US और चाइना का जो रिलेशंस हैं ये बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को। इसको समझिए कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मान लीजिए ये आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। किसके नज़दीक हैं ये? चाइना के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं टेरिटोरियली। इतना भी हमें मालूम है कि जो भी साउथ चाइना सी में दिक्कतें चल रही हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की चल रही हैं चाइना के साथ। USA यहाँ कहीं पे है, ठीक है। क्या होता है कि जब USA और चाइना में प्रॉब्लम्स खराब होती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो चाइना अपने जो इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करता है कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? ये पड़ता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये कहती हैं कि USA और चाइना के बीच में टेंशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए USA साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को आश्वासन देता है, चाइना फिर से क्या करता है? चाइना अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाइना के नज़दीक होती हैं तो USA अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ बढ़ा देता है, वो अपनी कोई वॉरशिप भेज देता है। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसको पड़ता है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए US और चाइना की जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को बहुत बड़े पैमाने पे असर करते हैं। इसीलिए इनका स्टैंड क्या होता है? ये चाहते हैं कि USA और चाइना के जो संबंध हैं वो बने रहें, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम चाइना के साथ भी संबंध ठीक रखना चाहते हैं और USA के साथ भी संबंध ठीक रखना चाहते हैं, और इनके अपने कारण भी हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ये बोलती हैं चाइना के साथ हम संबंध इसलिए ठीक रखना चाहते हैं सो दैट हमारी जो इकोनॉमीज़ हैं वो ठीक ठाक चलती रहें, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा किसके साथ हैं? चाइना के साथ। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस है ना, वो USA के साथ है। तो ये ऐसा है, ना तो किसी को छोड़ सकते हैं ना किसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम दोनों के साथ अपने संबंधों को बराबर बनाए रखें। इसीलिए देखिए, साउथ ईस्ट एशिया इज़ द ग्राउंड जीरो इन द न्यू US चाइना कॉन्फ्लिक्ट एंड बीजिंग इज़ विनिंग, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब असल में ट्रंप की सरकार चल रही थी तो साउथ ईस्ट एशिया के केस में असल में बड़ा हैंड चाइना के पास था विद रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव बीन वरीड बाय द डाउनवर्ड स्पाइरल इन द US चाइना रिलेशंस। इनको चिंता थी, बिकॉज अगर इनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, मैं आपको समझा चुका हूं किस तरीके से वो इन कंट्रीज को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओबामा एरा वाली अप्रोच थी वहां पर प्लीज वापस ना जाएं, ठीक है, बिकॉज वो वाली अप्रोच वीक थी और इनइफेक्टिव थी। इन शॉर्ट, मोस्ट साउथ ईस्ट एशियंस डू नॉट वांट अमेरिका टू बी ईदर टू कन्फ्रंटेशनल और टू अकोमोडेटिंग टूवर्ड्स चाइना, कि ऐसा भी नहीं कि आप चाइना के साथ जाके लड़ाई करें, कन्फ्रंटेशनल हो जाएं, और ऐसा भी नहीं कि आप चाइना को बहुत ही हल्के में ले लें। हम चाहते हैं कि आप चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ठीक बना के रखें, जिसकी वजह से हमें परेशानी ना हो। अब इसके बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो बाइडन ने या फिर टोनी ब्लिंकन ने इस चीज़ को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं है, ठीक है, जो कि कहना बहुत ज़रूरी था कि अभी तक इनका स्टैंड असल में क्या स्टैंड है एशिया को लेके। इसीलिए एशियन गवर्नमेंट्स आर दस पेइंग अटेंशन टू कर्ट कैम्बल। ये वही कर्ट कैम्बल हैं जिन्होंने एशिया रीबैलेंस स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट किया था, जिन्होंने एशिया रीबैलेंस स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करी थी। कर्ट कैम्बल जो कि पहले रिटायर हो चुके थे 2013 में, वो वापस आ चुके हैं। अब वो वापस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि जो बाइडन ने एक नई पोस्ट खड़ी कर दी है ऑफ द इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर एट द US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। बाइडन पिक्स कर्ट कैम्बल एज इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर। दिस विल रीअश्योर एशिया एलाइज ऑन चाइना, ठीक है। आप देखिए, मेकिंग हिज रिटर्न टू द रीजनल पॉलिसी मेकिंग आफ्टर एन 8-year एब्सेंस। 2013 में ये रिटायर हो चुके थे। नाउ ही इज बैक एंड ही इज बैक एज द इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर।
इतना काम तो बाइडन की गवर्नमेंट ने कर दिया है। कैम्बल का ये मानना है, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट कैम्बल ने कहा, इट वॉज नीदर रियलिस्टिक नॉर वाइज टू ट्राई टू सेपरेट चाइना फ्रॉम एशियाज एनर्जेटिक फ्यूचर। और इन्होंने ये भी कहा, बेटर सोल्यूशन वुड बी फॉर द यूएस एंड इट्स पार्टनर्स टू परसुएड चाइना दैट देयर आर बेनिफिट्स टू अ कंपेटिटिव बट पीसफुल रीजन। अब देखिए अब क्या हुआ, अब 3 तरह के विचार आ गए। 3 तरह के विचार क्या क्या आए? सबसे पहला विचार, बाइडन ने कुछ भी नहीं कहा चाइना को लेके, यानी कि मे बी अच्छा ही कहा होगा, अगर कुछ भी नहीं कहा मतलब अच्छा ही है, जिस चीज़ को चाइना ने वेलकम भी किया। इसके बाद आते हैं टोनी ब्लिंकन, इन्होंने कहा कि चाइना के ऊपर हमारा टफ स्टैंस कंटिन्यू करने वाला है। इसके बाद आते हैं कर्ट कैम्बल बोलते हैं कि हम चाहते हैं यूएस और चाइना मिलकर काम करें। Better solution would be for the US and its partners to persuade China that there are benefits to a competitive but peaceful region, कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं। ऑल इन ऑल क्लैरिटी की थोड़ी कमी है कि एग्जैक्टली बाइडन का विचार क्या है, एशिया पॉलिसी उनकी क्या है, उनकी चाइना पॉलिसी क्या है, इस चीज़ को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसीलिए दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये बोल रहे हैं। देखिए, सिंगापुर के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं टू द यूएन, जिनका नाम है किशोर माबूबनी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम बराक ओबामा की पॉलिसी को देखें तो उनकी चाइना के साथ 60% कॉपरेशन थी, 40% कॉम्पिटिशन था। ट्रंप के टाइम पे 90% कॉम्पिटिशन था, 10% कॉपरेशन थी। तो इन्होंने कहा कम से कम बराक ओबामा वाला स्टैंड तो आप कायम रखो कि कम से कम 60% कॉम्पिटिशन तो रखो और 40% कॉपरेशन भी रखो। कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि चाइना आपके ऊपर विन ओवर कर रही है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चाइना जो है वो ज़्यादा आप कॉपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कम कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे किशोर माबूबनी का ये स्टेटमेंट है। इतना ही नहीं, इन्होंने आगे और भी चीज़ें बोली। इन्होंने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स विल नीड टू फाइंड अ वे टू एंगेज चाइना टू परस्यू इट्स ग्लोबल इंटरेस्ट। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज हो, भले इकोनॉमिक गवर्नेंस हो, इनको इस तरीके से बातचीत करनी चाहिए चाइना के साथ, सो दैट बाकी देशों के ऊपर किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार का डैमेज ना हो। द ग्लोबल कम्युनिटी नीड्स टू पुश चाइना एंड द यूएस टूवर्ड्स सेटलमेंट इन मल्टीलेटरल सेटिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रंप ने क्या किया कि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर निकाल दिया। तो इनका ये मानना है कि बाइडन को जल्द से जल्द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का हिस्सा बन जाना चाहिए, बिकॉज पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का हिस्सा चाइना भी है। क्योंकि अगर आप मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, जो बहुपक्षीय समझौते होते हैं, अगर आप इसका हिस्सा बनवाते हैं, ठीक है, अगर आप इसका हिस्सा बनवाते हैं यूएसए को भी और चाइना को भी, तो दोनों मिलकर बात करेंगे, जिसके थ्रू दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है, द यूएस नीड्स टू रीगेन एशियान्स ट्रस्ट। एक तो चाइना हुआ, चाइना के साथ अपनी दोस्ती को नहीं बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ठीक है, साथ में आता है एशियान को लेके कहा जा रहा है कि जो अमेरिका ने, ट्रंप की सरकार ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिससे उन्होंने अपने आप को बाहर निकलवाया था, उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही में जो RCEP, जिसमें से अमेरिका ने अपने आप को बाहर निकलवा लिया था, उसको भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। ये सब बातें हो रही हैं। अगर ये बातें हो जाती हैं सक्सेसफुली, तो इस केस में जो पॉलिसी थी, जो ओबामा ने शुरू करी थी, जो काफ़ी हद तक डाई आउट कर चुकी थी एट द एंड ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो दोबारा से जिंदा हो सकती है। क्योंकि याद कीजिए, जो ओबामा की पॉलिसी थी उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी एशिया की, और अगर उस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो आज की डेट में चीज़ें बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सबसे पहले तो आपको ईस्ट एशिया समिट में वापस आना होगा। 4 साल तक ट्रंप ने एक बार भी ईस्ट एशिया समिट को अटेंड नहीं किया, ट्रंप नेवर अटेंडेड। तो बाइडन को सबसे पहले तो उसमें वापस आना होगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, बाइडन शुड प्रॉम्प्टली मूव टू फिल द जकार्ता बेस्ड एम्बेसडरशिप टू एशियान। जकार्ता में क्या हुआ रिसेंटली, जो यूएस के एम्बेसडर हैं जकार्ता को, वो बेसिकली उनको बाइडन ने वापस बुला लिया, लेकिन वो कारण कुछ और था। वो कारण ये था कि उनको बाइडन अपने प्रशासन में कोई और जगह देना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उनको बुलाया गया तो इंडोन एशिया को सडनली ये लगा कि शायद हमारे संबंध खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से किसी डिप्लोमेट को यूएसए वापस बुला रही है। ऑब्वियसली परसेप्शन यही जाती है, राइट। तो सबसे पहले तो, और ये जस्ट 4 दिन पहले की बात है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़, विदाउट एनवॉयज लाइटिंग द वे, इंडोनेशिया यूएस टाइज रिस्क बीइंग स्ट्रक इन मर्की वाटर्स। तो जल्द से जल्द सबसे पहले तो ये वाला काम करना चाहिए। ठीक है, साथ ही में TPP, साथ ही में RCEP, साथ ही में ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करना चाहिए, और चाइना को लेके अपनी पॉलिसी को ले आउट करने की आवश्यकता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बाइडन कुछ कह रहे हैं, टोनी ब्लिंकन कुछ कह रहे हैं, कैम्बल कुछ कह रहे हैं। इस चीज़ को क्लैरिटी देने की आवश्यकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एग्जैक्टली क्या होगा ये देखना बाकी है, बट आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा कि किस तरीके से ट्रंप सरकार की, ओबामा सरकार की
एंड बाइडेन सरकार की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स एशिया, वो बदली हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।